हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ईवीएस पेडागोजी को लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी उसमें और भी क्वेश्चन 100 से 150 क्वेश्चन अभी हम लोग और भी करेंगे। लेकिन अभी अदर सेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ईवीएस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, और मैथ पेडागोजी के अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कर लिया है। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के पार्ट 5 पे पहुंच गए हैं। पार्ट 4 तक मैंने बहुत पहले ही करा दिया था, लेकिन उसको कुछ कारणों की वजह से उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो अब हम हिंदी पेडागोजी को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें हम लोग 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को करेंगे हिंदी पेडागोजी में। और उसके अलावा बहुत जल्द हम लोग सीडीपी के भी क्लासेस को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसको भी काफ़ी दिन से मैंने पढ़ाया नहीं है। तो काफ़ी दिन से मैंने सीडीपी की क्लासेस भी नहीं ली है, तो अब उसे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हमारी सारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी कि पेडागोजी को 15 नंबर का जो पेडागोजी सब सेक्शन में आता है उसको कराने की, इसलिए मैं ये सारे पोर्शन को भी देख रही हूँ। लेकिन बहुत जल्द आपका 300 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में, 200 से अधिक क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ पेडागोजी में होंगे। और हम लोगों ने कम से कम ईवीएस में 150 क्वेश्चंस को कर लिया है। अभी उसमें हम लोग उतने ही क्वेश्चन और करने वाले हैं। और उसके अलावा हम लोग इंग्लिश पेडागोजी को भी करेंगे, और जो भी सीडीपी के हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चंस को करने वाले थे। तो अब जब भी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम 30 क्वेश्चन को लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अभी मैं अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ, जैसे जैसे हो रहा है मैं क्लासेस की संख्या भी बढ़ा रही हूँ। मैंने आज सुबह में मैथ पेडागोजी की क्लासेस दी, और अभी मैं शाम को मतलब ये 9 बजे को जो हम लोग शाम को करते थे, उसमें मैं आज हिंदी पेडागोजी को लेकर आई हूँ। यहाँ पे आज हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ये पार्ट 5 है, और जो कि हिंदी पेडागोजी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, या तो वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर वो प्रीवियस ईयर पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, और 9 बजे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, डेली मिल जाया करेंगी। जो भी क्लासेस होंगी 9 बजे सुबह में मिलेगी, या फिर 9 बजे शाम को, मतलब या फिर दोनों टाइम भी आपको क्लासेस मिल सकती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन में हम 2 क्लासेस कर सकें, ठीक है। अब एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो मैं एक स्ट्रेटजी पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, कि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम आप बताइए कि लास्ट टाइम में हम क्या करें। तो हम लोग एक स्ट्रेटजी पर भी बात करने वाले हैं, और जो 1-2 दिन में मैं उसकी भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। और मैंने सीटेट को 3 बार क्वालिफाई किया है, आप मेरा स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अभी तक जिन्होंने नए सब्सक्राइबर हैं, या फिर जिन्होंने अब से वीडियो देखना चालू किया है, तो उन्हें टेलीग्राम पे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हमारे जितनी भी वीडियोज़ अभी तक हो चुकी हैं उसके आपको सारे के सारे लिंक वहाँ पर आपको भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और अभी मैं आप आगे बढ़ती हूँ। और आज हम लोग ये हिंदी की पेडागोजी सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब स्टार्ट हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन अभी हम उसे बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर से हम लोग उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सीटेट के लिए भी यूज़फुल होगा, एमपीटेट के लिए भी यूज़फुल होगा। और यूपीटेट में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते यूपीटेट में ईवीएस हिंदी पेडागोजी में, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ ही जाते हैं। हर सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यूपीटेट को भी दे रहे हैं, तो ये आपका मतलब अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। और अगर सुपर टेट में हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा। और कहीं भी टीचिंग एग्जाम में केवीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चंस आ रहे हो, तो वहाँ के लिए भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि थियरी पढ़ने से उतना ही हमारे बातें क्लियर नहीं होती जितनी कि क्वेश्चन करने के बाद होती है। थियरी पढ़ लेंगे, अगर आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो भी वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, तो आप अगर एग्ज़ाम में अपने स्कोर को देखते हैं, तो वो अच्छा ही होता है हमेशा। हम लोग 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे, इससे कम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और ये कोर्स पूरा फ्री होगा, और मेरे द्वारा ये दिया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन होगा मोस्टली प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होगा, या फिर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी मैं आप पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम उसको देखते हैं। इनमें से कौन सा खेल विधि नहीं है, ठीक है। पूछा जा रहा है प्रश्न में किसमें से कौन सा खेल विधि नहीं है।
प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खेल विधि कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि किंडरगार्टन में को खेल विधि में शामिल किया जाता है, और तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। डाल्टन विधि को भी हम खेल विधि में शामिल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मॉन्टेसरी को भी हम यहाँ मॉन्टेसरी विधि को भी हम शामिल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जो ध्वन्यात्मक विधि होती है वो खेल विधि के अंदर शामिल नहीं होती है। ध्वन्यात्मक विधि में कविता का पाठ कराया जाता है और इसके द्वारा मतलब समान ध्वनि से बनने वाले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए ये खेल विधि में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस स्पीड को लेकर अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, या फिर वो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और भाषा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा क्या है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जीवन की आवश्यकता है, वातावरणीय आवश्यकता है, या फिर नैदानिक माध्यम है, या फिर संप्रेषण का माध्यम है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत होने वाला है, कि जो भाषा है वो क्या है, वो संप्रेषण का माध्यम होती है, वो कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। ठीक है, भाषा जो होती है वो संप्रेषण का माध्यम होती है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था। शिक्षण मशीन का जो है वो आविष्कार किसने किया था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगी कि जो भी संस्कृत पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता रही हूँ, जो भी संस्कृत पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन टाइप होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आपको संस्कृत की लैंग्वेज समझ में आती है और आप हिंदी की पेडागोजी की क्लासेस लेकर मतलब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप संस्कृत के पेडागोजी के क्वेश्चन को अगर करेंगे तो आपके ईजिली सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको संस्कृत पढ़ कर समझ में आती होगी। और अगर आपको अभी भी संस्कृत पढ़ के समझ में नहीं आ रही है तो भी अभी आपके पास 40 दिन है। आप पर डे एक कोई भी 6, 7, 8 की किताब ले लीजिए और पर डे एक कहानी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी संस्कृत पर पढ़ने की पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो शिक्षण मशीन का जो आविष्कार है वो डॉक्टर प्रेसे ने किया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये सीटेट में आने की संभावना तो न के बराबर है, लेकिन मे भी पूछ दिया जाए, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन नया मिला। ये प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि यूपी टेट में आ जाए या फिर ना भी आए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण मशीन का जो आविष्कार किसने किया था, तो वो डॉक्टर प्रेसे ने किया था। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक मूल्यांकन का वह प्रकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति की अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को देखा जाता है। ठीक है, व्यक्ति के अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को हम किसमें देखते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन का वह प्रकार जिसमें हम व्यक्ति की अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को देखते हैं एनेक्डोटल में। तो एनेक्डोटल में हम व्यक्ति के अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को नहीं देखते, बल्कि बच्चों का जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे। व्यवहारिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, निरीक्षण भी नहीं होगा यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो जांच सूची बनेगा, क्योंकि जांच सूची में प्रश्नों के माध्यम से बनाया जाता है। मतलब कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और वहाँ पे बॉक्स लिख दिया जाता है कि आपको ये पसंद है नहीं पसंद है। मतलब व्यक्ति की अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को जांचने के लिए जांच सूची जो है वो बनाई जाती है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये संचय अभिलेख भी नहीं होगा, क्योंकि संचय अभिलेख में जितने भी बच्चे के रिकॉर्ड होते हैं वो उसमें दर्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्राइमरी लेवल पर भी आपके काम में आएंगे और अपर प्राइमरी लेवल पर भी आपके काम में आएंगे ये। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन होता है। तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कोई भी गलत नहीं करने वाला है, क्योंकि भाषा अर्जन से संस्कृत पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो या फिर इंग्लिश पेडागोजी हो, मतलब लैंग्वेज की पेडागोजी में भाषा अर्जन मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा सीखना, इन दोनों से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। तो भाषा अर्जन जो होता है, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो ये जान ले कि जो भाषा अर्जन होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, ये ऑप्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे भाषा अधिगम होता है तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो प्रयासपूर्ण, मतलब कि जो हम सीखते हैं वो हम प्रयास के द्वारा सीखते हैं, लेकिन जो हम अर्जित करते हैं
अगर हम भाषा को अर्जित करते हैं तो वो सहज और स्वाभाविक होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको गुजराती कोई फ़ोर्सफुली नहीं सिखाता है, लेकिन आपके घर में बोला जाता है, आपके फ्रेंड वैसे ही बात कर रहे हैं, आपके पड़ोसी वैसे ही बात कर रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं वैसे ही बात कर रहे हैं, आपके घर वाले वैसे ही बात कर रहे हैं, तो आप स्वतः ही उसको सीख लेते हैं। उसको आपको कोई सिखाता नहीं है, बल्कि आप उसे सीख लेते हैं। तो यही होता है भाषा अर्जन। और जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हम अर्जित करते हैं। जो भी हमारी मदर टंग होती है, जो भी हम घर पे भाषा बोलते हैं, वो हमारी अर्जित भाषा होती है, जिसे कि हमें सीखना नहीं पड़ता, बल्कि हम सहज ही मतलब सहज और स्वाभाविक रूप से हम उसे अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा अर्जन जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है। अगर यहाँ पे दिया जाए कि मातृभाषा जो होती है वो कैसी होती है, तो वो भी सहज और स्वाभाविक अर्जित की जाती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी भाषा होती है उसे सीखा जाता है, प्रयासपूर्ण तरीके से सीखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का, कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है तथा लिपि कौन सी है। तो हमें सभी को पता है, ये बहुत मतलब लड्डू सा क्वेश्चन है, मतलब सभी को आंसर पता है, लेकिन एक बार अगर आपको नहीं पता है तो आप रिकॉल कर लेंगे, या फिर आपको पता है तो आप इसमें सही टिक मारिए, अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंदी भारत की राजभाषा है और हमारी जो लिपि है वो कौन सी है, तो हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और हिंदी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा ये संस्कृत में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, संस्कृत में भी अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर आपको समझ में आती है तो आप अगर हिंदी की पेडागोजी आपकी तैयार है तो आप संस्कृत की पेडागोजी को ईजिली कर ले जाएंगे। अलग से वहाँ पे हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना होता है, बस हमें वहाँ पे लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट हिंदी पेडागोजी पे है तो आप संस्कृत पेडागोजी को आराम से कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर काम करती है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि की खोज जो है वो BF स्किनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके जो जनक हैं वो कौन से हैं, BF स्किनर हैं। ठीक है, BF स्किनर इसके जनक हैं। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अभिक्रमित अनुदेशन से विधि होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर काम करती है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस पे ये होता है कि मतलब हर बच्चे के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर हम क्लास को मतलब कक्षा में हम कोई भी शिक्षण विधि को अपना रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि को ध्यान में रखते हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है वो किससे प्रभावित है, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। ठीक है, जिससे कि हम प्रत्येक बच्चे के अनुसार मतलब क्लास को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा को हम अलग पढ़ाएंगे, एक बच्चे को अलग पढ़ाएंगे, मतलब कैटेगरी होती है। मतलब हम 2-3 विधियों से कोई भी चीज़ को क्लास में पढ़ाते हैं ताकि हर तरीके का बच्चा उसे सीख सके। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो पहला है तत्परता का सिद्धांत। तो बिल्कुल तत्परता का सिद्धांत कि हम मतलब अभिक्रमित अनुदेशन में तत्परता का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि हम कितने तत्पर हैं अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कक्षा में लागू करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है। दूसरा देखें लघु सोपानों का प्रयोग करके, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छोटे छोटे स्टेप्स में हम बांटते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद स्वगति का सिद्धांत, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि हम अपनी गति को बच्चों की गति के अनुसार एडजस्ट करते हैं कि बच्चे जिस गति से सीख रहे हैं उस हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के संबंध में चारों पॉइंट जो है वो सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है अब हम उसे देखते हैं। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपका यूपी टेट में यही बना है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कि BF स्किनर के द्वारा इसे दिया गया था, तो इससे आपका यूपी टेट में भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब मूल्यांकन में प्रयोग अंकन और प्राप्त परिणाम की व्याख्या करना सरल हो। ठीक है, जब मूल्यांकन हम लोग कर रहे हो तो वहाँ पे प्रयोग अंकन और प्राप्त परिणाम की व्याख्या करना सरल हो, तो यह मूल्यांकन की कौन सी विधि है। जो भी मतलब मूल्यांकन में अंकों का प्रयोग करना और जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो उनकी व्याख्या करना सरल हो, तो वो कब होता है, तो वो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है। तो आपको सभी को पता है कि यह मूल्यांकन की व्यवहारिक विशेषता है। कोई भी चीज़ अगर बोलने में समझाने में सरल होती है तो हम उसे व्यवहारिक कहते हैं। ठीक है, ये वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता से संबंधित नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिकता से संबंधित है।
ठीक है। व्यवहारिक बातें क्या होती हैं, जो कि कहने में हमें मतलब कहने में सरल होती हैं, बताने में सरल होती हैं और दूसरों को समझने में भी सरल होती हैं, तो वही व्यवहारिकता होती है। तो मूल्यांकन में व्यवहारिकता का यही मतलब होगा। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सीटेट में तो वो पूछे जाने की संभावनाएं इस क्वेश्चन की नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी टेट अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप सुपर टेट को भी टारगेट कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर स्टेट टेट को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये हेल्प कर सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई थी भारत में। तो 1966 से 67 के बीच में अभिक्रमित अनुदेशन विधि की शुरुआत भारत में हुई थी। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि की शुरुआत भारत में 1966 से 67 में हुई थी। सबसे पहले गुजरात में इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले गुजरात के बड़ोदरा में इसका प्रयोग किया गया था। और इसके फाउंडर कौन है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के फाउंडर कौन है, तो BF स्किनर जी हैं। तो ये बातें हमें इतना याद रखना है, जरूरी नहीं कि ये सीटेट में तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है कि सीटेट में इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यूपी टेट में आपके आ सकते हैं, सुपर टेट में भी आ सकते हैं, और कोई भी आप अदर स्टेट टेट दे रहे हो तो वहाँ पर भी ये आप आ सकते हैं क्वेश्चंस। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? अलंकार की भाषा, मधुर वाणी, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कहना, या फिर स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अलंकार की भाषा नहीं, मधुर वाणी भी जरूरी नहीं है कि सबकी मधुर वाणी ही हो। तो बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। मतलब कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, कोई भी सिचुएशन आ रही है हमारे सामने, और उस सिचुएशन के अनुसार हम अपनी भाषा का प्रयोग कर पा रहे हों। ठीक है, तो वही भाषा जो बोलने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि हम समय परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषा का उपयोग कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत दुख की घड़ी है और वहाँ पे बस हम बहुत जोक मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और या फिर मतलब हमें अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार ही अपनी भाषा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और उसके बाद स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण ये भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कहना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। ठीक है, प्रादेशिक भाषा इसमें से कौन सी एक नहीं है? तो पंजाबी है, गुजराती भी है, लेकिन हरियाणवी जो है वो एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। ठीक है, बोडो भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, लेकिन यहाँ पे हरियाणवी जो है वो एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को वर्तमान में रखा गया है, लेकिन जब मूल संविधान था तो उसमें 14 भाषा को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं के अंतर्गत हरियाणवी को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही आंसर बनने वाला है। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर जिस विधि में वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है वह विधि कौन सी होती है? तो ऐसा क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर जिस विधि में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है उसे हम पेस्टोलॉजी विधि कहते हैं। ठीक है, पेस्टोलॉजी जो थे वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने ही यह विधि दिया था कि अक्षर के टुकड़ों को जोड़कर जिस विधि से वर्णों का ज्ञान कराया जाता है उसे हम पेस्टोलॉजी विधि कहते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला विधि भी नहीं है, प्रदर्शन विधि में प्रदर्शित करके दिखाया जाता है, और मॉन्टेसरी विधि भी ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक अपने बालकों को सिखाते समय चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग करता है, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया और ग्राफ आदि का उपयोग करता है, तो वह विधि कौन सी है? तो वह जो विधि है वो कौन सी है? तो वो व्याख्यान विधि है। चार्ट मॉडल का प्रयोग करने के लिए हमें व्याख्यान विधि तो हम ऐसे ही एक सामने खड़े होते हैं और व्याख्या करने लगते हैं, तो वो व्याख्यान विधि होती है। वहाँ पे चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। और कथानक विधि भी नहीं है। कथानक विधि मतलब ये होता है ना कि रोल दो बच्चों को, और बच्चे रोल प्ले करके सीखते हैं, तो वो कथानक विधि भी नहीं है। और ये मॉन्टेसरी विधि भी नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शन विधि है, क्योंकि ये प्रदर्शित करके बताया जा रहा है। ठीक है, चार्ट भी प्रदर्शन में होता है, मॉडल भी प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ भी प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों को सिखाते समय यदि हम चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग करते हैं तो वह विधि कौन सी होगी? तो वह जो विधि होगी वो प्रदर्शन विधि होगी। ठीक है, वह प्रदर्शन विधि होगी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है
आज का अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसंस्कृति की कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ठीक है, बहुसंस्कृति की कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे? स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना, या फिर पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली-भांति समझाना, या फिर बच्चों को व्याकरण सिखाना? तो देखो, सारी बातें अपनी जगह अच्छी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई बातें अपनी जगह बेकार है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिक महत्व आप किसे देंगे? एक शिक्षक के रूप में आप अधिक महत्व किसको देंगे? ठीक है? अधिक महत्व किसे हम देंगे? जहाँ पर बच्चा एंगेज हो रहा हो, जहाँ पर बच्चे खुद एंगेज हो रहा हो और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे एक्टिविटी कर पाए, वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जब बच्चों को हम भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देंगे, तो बच्चों का जो भाषा का विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। बच्चों में संप्रेषण कौशल उत्पन्न होगा, बच्चे अपनी बात बेझिझक कह पाएंगे, और बच्चे जो है वो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, और बच्चा ज़्यादा इंगेज होगा तो ज़्यादा सीखेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सही फिट हो रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पेडागोजी सीरीज में हम प्रत्येक से मतलब हर एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी है? ध्वनि प्रतीकों और संकेतों की व्यवस्था, अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग, मुख से उच्चारित शब्द, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन जहाँ पर सही होने लगते हैं, वहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। कि ध्वनि उपयुक्त उपयुक्त भाषा में, जो अच्छी भाषा होती है, सही भाषा में ध्वनि प्रतीक और संकेतों की भी व्यवस्था होती है, अर्थपूर्ण शब्द का भी प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, और मुख से उच्चारित शब्दों को भी वहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब जब भी हम हिंदी की पेडागोजी को करेंगे, वहाँ पर हम 15 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? और हिंदी पेडागोजी के साथ अब हम लोग सीडीपी की भी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। और मैथ की पेडागोजी तो आपकी चलती ही रहेगी साथ साथ। और अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग हमसे जुड़ सकें और हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकें। क्योंकि ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, और सबको अगर मिलेंगी तो उनको ये फ़ायदा ही होगा, और मेरी गाइडेंस भी शायद उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो आप खुद भी हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और डेली आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।